नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। पिछले कई एपिसोड्स में हम अलग अलग शहरों से, देशों से भी जो है साहित्यकारों से जुड़े हैं, और आशा है आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और इस बार भी जो हम एक साहित्यकारा को जो लेकर आए हैं वो भी बहुत प्यारी हैं और दुर्ग बिहार से हैं। आश दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। जी जी जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, माफ़ कीजिएगा। और आशा जी की जो है दो पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें महत्वहीन और वट वृक्ष जो हैं, इनके काव्य संग्रह भी आ चुके हैं, जिनमें सद्भावना की हरियाली, और इसके साथ ही ये भजन भी लिखती हैं। भजन संग्रह भी आशा जी का आ चुका है, आशांजलि। आशा जी अलग अलग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के लिए जो है लिखती भी हैं। इन्होंने अनेक मंचों पर काव्य पाठ भी किए हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इन्हें जो है पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और भी जो इनकी उपलब्धियां हैं हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम जो है इनसे चर्चा करेंगे। मैम जो है बताएंगी हमें इनकी साहित्यिक यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। जी मैम, तो आशा जी आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना व्यस्त होते हुए भी हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी मैम। कोई तो बात। आशा जी, सबसे पहले जो है हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो ये जो सफ़र है जो आपने शुरू किया साहित्यिक, इसमें आपने लेखन जो है ये आपने किस प्रकार शुरू किया? आप इस साहित्य में, लेखन में किस प्रकार आई? लेखन का शौक तो मुझे स्कूल के समय से ही है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में मैं भाग लेती थी। जी और माँ जो है मेरी, श्रीमती जयदेवी झा, माँ भी भजन लिखती थी, उन्हें भी भजन लिखने का शौक था। जी और डिबेट वगैरह में, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में जब हम जाते थी बहनें, तो माँ जो है हमें पॉइंट्स बताती थी जी कि डिबेट में क्या बोलना है। तो भले ही वो उतनी अच्छी तरीके से लिख नहीं पाती थी, लेकिन उनके विचारों को, उनके शब्दों को पकड़ करके हम प्रतियोगिता में जीत करके घर आते थे। और स्कूल के समय से धीरे धीरे काव्य पाठ का और काव्य लेखन का शौक जो है बढ़ता गया। जी और विभिन्न रचनाकार, प्रेमचंद जी हैं, शरद चंद्र जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, इन सभी साहित्यकारों को पढ़ते पढ़ते कब जो है रुचि हमारी साहित्य लेखन की ओर बढ़ गई, और कब हम उन्हीं की भांति, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लगे, हमें पता ही नहीं चला। और यही उनके लेखन की खूबी है कि जी उनको पढ़ पढ़ के जो है पाठक जो है वह भी एक सुनई सुनई लेखक बन जाता है। तो बिल्कुल। इसका धन्यवाद जो है तो मैं उन साहित्यकारों को ही देती हूँ। और घर में जो है भजन लिखने का जहां तक सवाल है, तो माँ आध्यात्मिक विचारों की रही हैं, तो मेरे अंदर में भी आध्यात्मिक विचार पुष्पित पल्लवित होते रहे। जी और मैंने फिर 200-250 करीब मैंने भजन लिखे हैं, और सारे भजन बहुत अच्छी तरीके से गाए बजाए जा सकते हैं। जी और सभी विधाओं में लिखती हूँ, गीत, गजल, कहानी, कविता, व्यंग, सभी कुछ लिखती हूँ। और पत्र पत्रिकाओं में देती रहती हूँ, तो उत्साहवर्धन होते रहता है। क्षेत्रीय और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भी जाती थी। जी लेकिन एक बार अब भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ। जी तो आपको मालूम है कि समय की कितनी कमी रहती है। जी लेकिन शौक जो है, सारी बाधाओं को पार करके शौक जो है वो सारी बाधाओं को पार कर लेता है। जी और अपने मन की कहीं ना कहीं तो हम कर ही जाते हैं। बिल्कुल। और अब जो है सेवानिवृत्ति के बाद मैं पूरा समय साहित्य सेवा में दे रही हूँ। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है। और आपको जो है आपका जो पारिवारिक माहौल है वो भी एक साहित्यिक रहा और आपकी रुचि रही, तो इससे आप लेखन में आई। तो सबसे पहली जो रचना थी वो आपने किस उम्र में लिखी? मैं उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल 15 साल की रही होगी। जी
हायर सेकेंडरी में थी उस समय। हायर सेकेंडरी 11th जो है बोर्ड एग्जाम होता था ना, तो जी हायर सेकेंडरी से मैंने पहली रचना लिखी है। और निरंतर फिर पठन पाठन के माध्यम से फिर धीरे धीरे शौक में अभिवृद्धि होती गई, और जी वह जो है वह जरूरत में बन गया, मतलब वो शौक जो है एक जरूरत बन गया। और बिल्कुल मैं जो है अध्ययन भी करती रही और लेखन भी करती रही। जी उत्साहवर्धन भी सबसे मिलता रहा, जी होता रहा, उत्साहवर्धन होता रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक लेखक को हमें जो है एक उत्साहवर्धन के लिए हमें शायद पुरस्कार या इन सब की ज़रूरत नहीं होती। अगर सुनने वाला हमारी तारीफ कर देता है शायद हम उससे ही खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत ही प्यारी बात है कि आपने इतनी कम उम्र में, जहाँ बच्चे समझ नहीं पाते, खुद को समझ रहे हैं, अपने मानसिक स्थिति को समझ रहे हैं, उस उम्र में आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। बहुत ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी ना, जी तो पुरस्कार मिलता है तो अपने आप उत्साहवर्धन हो जाता है। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत सी बात है ये। तो जैसे कि परिवार में जो आपका माहौल है वो थोड़ा साहित्यिक रहा, आपकी माँ की जो आपकी माता जी थी उनकी वजह से आपको एक वो रास्ता पकड़ने में बहुत जो है आपको मदद मिली। लेकिन जैसे शादी भी हुई फिर उसके बाद भी आपको, तो इस सब में लेखन में जो है आपको किस प्रकार का सहयोग मिला? नहीं, सहयोग तो मिला लेकिन बीच बीच में मुझे छोड़ना भी पड़ा। जैसे अच्छा हाँ, पिताजी जो हैं, सब बहनों को पिताजी ने पढ़ाया लिखाया। जी श्री नीलानंद झा जी, वे हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर थे। जी और ईमानदार होने के कारण जो है उन्हें बहुत से उनका स्थानांतरण किया गया, और जी बहुत सी परेशानियों का वो सामना करते रहे, लेकिन अपने विचारों से डिगे नहीं। तो इस कारण से हम लोगों की भी जो अध्ययन में बाधाएं आई, लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि पिताजी ने यह दृढ़ निश्चय करके रखा था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं अपनी चारों लड़कियों को पढ़ाऊंगा जरूर। और शिक्षा जो है उन्होंने हमें दिलाई, और सारी बच्चियां जो है उनकी आज अच्छे अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हो रही हैं क्रमशः। तो जी इसका श्रेय तो पिताजी को जाता है। और आध्यात्मिक विचारों की माँ होने के कारण उन्हें, अब पहले तो माँ लोगों की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, जी 10 साल की थी शादी हो गई थी, तो उनकी तो पढ़ाई भी, शिक्षा भी पूरी नहीं हो पा, मगर मेरी माँ को पढ़ने का इतना अधिक शौक था कि जब मेरी बड़ी बहन हायर सेकेंडरी का एग्जाम दी तो मेरी माँ भी उसके साथ में जाके हायर सेकेंडरी का एग्जाम दी। तो ये जो पढ़ने का जो माँ का शौक था वो हम लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं घुसा हुआ था। और पिताजी ने हम लोगों को अध्ययन करवा करके हमें एक दिशा प्रदान कर दी, और हम निरंतर आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छी बात है। और ये बड़ी असल हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मुझे लगता है असल शब्दों में नारी सशक्तिकरण यह है जिसकी मिसाल जो है आपकी माता श्री बिल्कुल मुझे लगता है उन पर ये बात बिल्कुल जचती है। जहाँ हमारी आजकल की जो बेटियां हैं वो नारी सशक्तिकरण का मतलब नहीं समझती हैं, लेकिन उस दौर में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझ में आना चाहिए। जी तो बिल्कुल पहले तो जो बेचारी योग्य रहती थी लड़कियां, उन्हें भी आगे अध्ययन करने नहीं मिलता था। जी यह गलत था, यह जो बड़े गलत करते थे। लेकिन आज जो है तो बड़े पूरा सहयोग देते हैं बेटियों को आगे बढ़ाने में। जी लेकिन बेटियां जो है आज के समय में स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में अंतर नहीं समझ पा रही हैं। तो इस बात का हम लोगों को दुख होता है। इन दोनों चीजों में अंतर बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा और लालच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को लड़कियों को समझना चाहिए। तो बिल्कुल फिर कभी भी उन्हें जीवन में परेशानी नहीं होगी। और शादी के बाद जो है जैसी जिम्मेदारियां बढ़ी, तो पतिदेव को पठन पाठन लेखन का शौक नहीं था, तो बहुत समय तक मुझे छोड़ना पड़ा। केवल मैं बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में जो साल में एक बार हिंदी दिवस मनाया जाता था और जितनी प्रतियोगिताएं होती थी, मैं उनमें हमेशा मुझे जो है प्रथम पुरस्कार मिलता रहा। और मैं जो है उसी से प्रेरणा लेती रही। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा बड़ा हुआ, और तब फिर मैं जो है फिर से अपना शौक पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया फिर से बहुत मैं बढ़िया अग्रसर हूँ। मतलब अपनी इच्छा को मैंने मरने नहीं दिया, और लेखन कार्य मैं सतत जारी रखी, चाहे मुझे बाहर जाने मिले चाहे ना मिले।
बिल्कुल। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि अधिकार जो है, हम स्त्रियां जो है अपने अधिकारों की बात करती हैं, तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं, और आपने अपने अधिकारों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तो आपको आपके अधिकार भी जो है वो मिले। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सारी जिम्मेदारियां पूरी करके और अब पूरी तरह से साहित्य सेवा में लीन है। तो इसी बात पर मैम अपनी एक कविता जो है आप सुना दीजिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। गीत दे रही हूँ अपना स्वागत है, लिखा हुआ। स्वागत है। पहले एक मुक्तक देती हूँ, फिर गीत दे रही हूँ, जी। सुनिएगा। चूड़ियां फिर मुझे न बजानी पड़े, बालियां फिर मुझे न हिलानी पड़े, प्रेम मेरे हृदय का समझ जाओ गर, लालिमा रूप की न दिखानी पड़े, लालिमा रूप की न दिखानी पड़े। हर नारी यही चाहती है कि उसके अंदर के गुण को महत्व दिया जाए, ना कि उसके रूप रंग को। और जो आदमी अंतर के प्रेम को समझ जाता है वह हमेशा स्थायी रहता है, वह प्रेम हमेशा स्थायी रहता है। मैं एक गीत आप सभी के सम्मुख दे रही हूँ। मेरा यह मानना है कि हमें हमारे अंदर में जितनी भी हमारी बुरी भावनाएं हैं सबकी होली जला देनी चाहिए। तो मैं अपना एक गीत आप सभी के स्वागत है, सम्मुख स्वागत दे रही है। हूँ, और मेरा विश्वास है कि मेरी भावनाएं आप तक उसी तरह पहुंचेंगी जैसा मैं पहुंचाना चाहती हूँ। गले मौसम का असर गले पर है, पर भावों को समझना आप सभी जानते हैं, इसलिए अपना गीत दे रही हूँ, सुनिएगा। बुरी भावनाओं की होली जलाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए, चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए, ये माना कि इसकी जड़ें जम गई है, लता बेल इसकी नभ छू रही है, हाँ लता बेल इसकी नभ छू रही है, मगर क्या है मुश्किल अगर मिलके हम तुम, मगर क्या है मुश्किल अगर मिलके हम तुम, जड़ों को ही इसकी जड़ से मिटाए, चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए, इतना बढ़े हम कि पीछे हो दुनिया, इतना उठे हम कि नीचे हो दुनिया, हाँ इतना उठे हम कि नीचे हो दुनिया, मगर ऊंचे उठकर सदा नीचे देखें, मगर ऊंचे उठकर सदा नीचे देखें, उठाकर सभी को गले से लगाए, चलो वतन को गुलिस्तां बनाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए। अंतिम है, नियम है बदलना अगर जिंदगी का, बदल कर संवरना भी नाम है इसी का, हाँ बदल कर संवरना भी नाम है इसी का, तस्वीर जीवन
कि हम सब उलट कर तस्वीर जीवन, कि हम सब उलट कर उल्टे को सीधा करके दिखाए। बहुत चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए। चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए, खूबसूरत। चलो हम वतन को गुलिस्तां बनाए। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता और बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है। आप कह रही हैं मौसम का असर है। अगर मौसम के असर के बाद इतनी खूबसूरत आवाज़ है तो मैम फिर तो आपकी आवाज़ के क्या ही कहने। और सच में बहुत प्यारा गाती हैं और आप बहुत अच्छा लिखती हैं। और जो है हम आज सच में धन्य हो गए कि आपकी कविताएं, आपके भजन आज हमें सुनने को मिलेंगे। तो आशा जी, आप इसके साथ साथ लेखन तो आप करती हैं, और उसके साथ साथ और क्या आपको पसंद है? पति देव जो है, तो एक जब बेटा मेरा बड़ा हो गया तो पति देव भी छूट दे दिए कि ठीक है अब तुम अपने मन का कर लो जो करना चाहती हो। एक और लेखक को उसके कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत समय तक रोक नहीं सकते। अपनी धुन देख करके, अपनी धुन और अपनी लगन लगन देख करके घर के लोगों को भी कहना पड़ जाता है कि ठीक है भाई अब तुम करो। अपने बिल्कुल करो। बिल्कुल। हाँ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मेरे घर के आसपास ही जो अच्छा लेखन करने वाले जो कवि थे वो लोग भी मेरे घर के आसपास ही रहते थे। तो उन एक ग्रुप मिल गया, एक अच्छा मतलब उस, और सभी के ऊपर मैंने सभी से घरेलू संबंध थे तो सभी के ऊपर विश्वास था। तो उन लोगों के साथ फिर मैं क्षेत्रीय कवि सम्मेलनों में और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जाने लगी। जी। और पर फिर वही होता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी पड़ती हैं। तो जैसे ही मैंने प्रमोशन लिया तो फिर मैं छोड़ना पड़ा मुझे। हम्म। और पर मैंने लेखन अपना सतत जारी रखा बीच जी। बीच में। फिर पर उसके कारण से ये हुआ कि जितना आगे हम जा सकते थे उतना आगे, क्योंकि वो समय निकल गया, सही समय निकल गया। पर क्या है, नौकरी पहले ज्यादा जरूरी थी, उसके बाद फिर बाकी चीजें मायने रखती थी, और जिम्मेदारियां भी पहले पूरा करना जरूरी था। और आपको बता दूं अभी धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी मेरे घर में पोती के रूप में आई हैं। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको मैम। और मेरे बेटे का जन्मदिन भी धनतेरस है और मेरी पोती का जन्मदिन भी अरे धनतेरस है। वाह, बहुत हाँ, मुबारक। बेटा मेरा सीएसईबी में मतलब असिस्टेंट इंजीनियर है। तो यही है, गवर्नमेंट जॉब है उसका। तो वो भी पूरा सहयोग देता है कि मम्मी अब आपका जो मन है आप सब अपने मन का काम करो। तो अब मैं पूरी तरीके से वही काम करती हूँ। सही। अम, ज्यादा समय तो मेरा इन्हीं में लगता है, गाने में और लिखने में। बजाती भी हूँ, गाती भी हूँ, लिखती भी हूँ, बस यही बहुत बढ़िया। मुख्य। अब एक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होकर लिखने का मजा अलग है। और शायद अभी ना जाने हम कब ये सब महसूस कर पाएंगे। पर बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप नहीं, अपने मन का कर पा रही हैं। तुरंत रहना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। जी। यदि कोई बाधाएं आती हैं कुछ समय के लिए तो भले रुक जाएं, लेकिन अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। जी। तो उससे क्या है, उसमें निखार आते जाता है, जैसे अपन करते रहते हैं तो। और कोई भी कला रियाज मांगती है, यदि हम उसे छोड़ देंगे, यदि हम रियाज नहीं जी। करेंगे तो निसंदेह वो कला जो है मर जाएगी। जी तो बिल्कुल। इसलिए हमें रियाज करते रहना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और जैसा कि आपने बताया ही है कि आप भजन भी लिखते हैं, आपने संग्रह भी कई जो है प्रकाशित किए हैं कई। तो आपकी जो रचनाएं होती हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? ज्यादातर तो श्रृंगार श्रृंगार लिखती हूँ, वीर रस लिखती हूँ। हम्म। वीर रस मतलब मुझे देशभक्ति के गीत लिखना भी बहुत पसंद है। जी। और श्रृंगार के ऊपर सामाजिक विषयों पे भी लिखती हूँ। कविताएं जो है वो बहुत से सामाजिक विषयों पे लिखती हूँ, लेकिन गीत ज्यादातर गीत लिखती हूँ, क्योंकि गीत जो है वो याद रहते हैं। गीत आप लिखेंगी तो गीत आपको याद रहेंगे। अभी देखिए मैं
कागज कलम कुछ नहीं रखती। गीत मुझे याद है, लेकिन कविताएं जो है देख के थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। जी मतलब कविताओं को थोड़ा अपने को देखना पड़ता है, लेकिन गीत जो है वो अपने को याद रहते हैं। जी और कहीं गाओ तो निसंदेह मंचों पर गीत ज्यादा काम आते हैं। जी गीत है, गजल है। तो एक रचना मैं दे रही हूँ आपको, बिल्कुल स्वागत श्री है मैम। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। आजकल बच्चे जो हैं बहुत छोटी छोटी सी बातों में जो है वैवाहिक संबंधों को तोड़ने के ऊपर तुल जाते हैं, या बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी सी शिकायतें एक दूसरे से करते हैं। जी जबकि जब कुछ चीजें हैं जीवन में जो यदि वैसा कुछ होता है तभी आदमी को वैवाहिक जीवन तोड़ने का निर्णय लेना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी क्योंकि यदि हम अच्छे भी हैं तो भी हम सामने वाले के अनुरूप है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी और यदि हम बुरे हैं तो भी, तो हर व्यक्ति में अपने अपने तरीके की अच्छाई, अपने अपने तरीके की बुराई जी रहती है। तो हमें जो है एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना चाहिए, मेरा जी कहना है। जी लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं कि यदि आपका पति का संबंध कहीं और है, यदि आपका पति कुव्यवसायी है, व्यसनी है कहना चाहिए, कुव्यसनी है, तब आप इस तरीके का कुछ निर्णय लो तो बात समझ में आता है, या हाथ वगैरह उठाता है या कुछ। लेकिन छोटी छोटी सी बातों के कारण आप कोर्ट पहुंच जाओ या वैवाहिक जीवन को अपने अस्त व्यस्त करो, ये ऐसा ही नहीं। तो मैं एक मुक्तक दे रही हूँ और एक गीत दे रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। नाही सौदा कोई, नाही व्यापार हो, नाही सौदा कोई, नाही व्यापार हो, राधे के प्रेम जैसा ही आकार हो, रंग में भंग कोई भी कर ना सके, प्रेम विश्वास का ऐसा आधार हो, प्रेम विश्वास का ऐसा आधार हो। यदि आपस में प्रेम है और विश्वास है तो निसंदेह आपका वैवाहिक जीवन जो है हमेशा सुखमय रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और बहुत श्री खूबसूरत कृष्ण बहुत खूबसूरत। भगवान के ऊपर लिखा हुआ एक गीत दे रही हूँ, जी है ना? जी स्वागत है। सुनिएगा। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुंह से कर नहीं तू छल, श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुंह से कर नहीं तू छल, सुख हंसाते दुख रुलाते अजब तेरा खेल, सुख हंसाते दुख रुलाते अजब तेरा खेल, बन जाए जीवन सार्थक जब दोनों का हो मेल, दिखते कभी छिप जाते हो, रह जाती आंखें मल, मुंह से कर नहीं तू छल, दिखते कभी छिप जाते हो, रह जाती आंखें मल, मुंह से कर नहीं तू छल, श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुंह से कर नहीं तू छल, पनघट पे छेड़े श्याम सुंदर कहती सब सखियां, रसिया कहे छलिया कहे पर डाल गल बहिया, पनघट पे छेड़े श्याम सुंदर कहती सब सखियां, रसिया कहे छलिया कहे पर डाल गल बहिया, देखें तुझे बन जाए सब निष्पाप और निश्चल, मुंह से कर नहीं तू छल, देखें तुझे बन जाए सब निष्पाप और निश्चल, मुंह से कर नहीं तू छल, श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुंह से
कर नहीं तू छल। नर हो या नारी चाहे लेना तेरे संग फेरे। नर भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के साथ में बिल्कुल गोपियों के जैसा वो प्रेम करें। बिल्कुल नर हो या नारी चाहे लेना तेरे संग फेरे। जीवन में चाहे जितने भी हो माया के घेरे। जीवन में चाहे जितने भी हो माया के घेरे। रह जाऊं ना मैं राह तकती काया जाए गल। मुंह से कर नहीं तू छल। रह जाऊं ना मैं राह तकती काया जाए गल। मुंह से कर नहीं तू छल। श्याम सुंदर करना मुंह से, करना मुंह से छल। मुंह से कर नहीं तू छल। बहुत खूबसूरत भजन। सच में आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और श्री कृष्ण पर तो वाकई में बहुत ही प्यारा लिखा है। वो तो छलियां हैं, तो आपने उनकी कमजोरी को, उनकी जो मेन जो है आदत है, उस पर प्रहार किया है। तो बहुत ही प्यारा आपने लिखा है। तो अब हम आते हैं आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे महत्वहीन पर। महत्वहीन जो है ये क्या है, इसके बारे में हम कहा थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। महत्वहीन मेरा पहला कहानी संग्रह है और दिल्ली से पंकज बुक्स से प्रकाशित हुआ था उस समय। मैंने उस कहानी में मुख्य उस किरदार को लिया जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो शराब के आदी हो जाते हैं, जी तो कुछ तो इतने अधिक आदी हो जाते हैं कि अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। जी और ऐसा होता है कि मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे अपने मतलब सहकर्मियों के साथ में भी और आसपास भी, जी कि जब तक वो इतनी अच्छी इतने ऊंचे पद पर रहते हैं, उनकी तनख्वाह भी इतनी अधिक रहती है, उसके बावजूद उनके घर के बर्तन तक बिकने की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल इतना अधिक वो मतलब डूब जाते हैं शराब में। और उनकी जो मिसेज हैं और जो उनके बच्चे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब रहती है। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है और जब अनुकंपा नियुक्ति में उसी पत्नी को जब नौकरी मिल जाती है, तो वही पत्नी जो है अपने घर को, अपने बच्चों को इतने अच्छे अच्छे पदों तक पढ़ा लिखा के ले जाती है और अपने घर को इतने अच्छे से संवार लेती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। मतलब जब तक वो जिंदा रहते हैं तो वो एक तरीके से महत्वहीन हो जाते हैं। मतलब हम हमें भी ये कहना पड़ जाता है कि जब तक उसके पति जिंदा थे तब तक वो लोग परेशान थे, अब पति चले गए हैं तो वो लोग अच्छे से है, अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब कि जो दुर्व्यसनी हो जाता है वह व्यक्ति अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जहां वो काम करता है वहां के लोगों के लिए एक तरीके से महत्वहीन हो जाता है। तो मैंने इस भावना पर कहानी लिखी थी और मैंने अपने कहानी संग्रह का जो नाम है वो मैंने महत्वहीन दिया। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी। और एक जो इस समाज के आज के जो ये सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन का जो एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि हम जितने मॉडर्न बनते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ ये हमें मिल रहा है, ये व्यसन हमें मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ ना हर परिवार में हर जगह पर इस तरह के जो है हम ऐसे किस्से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और कोई ना कोई इस सब में डूबा रहता है। और स्त्रियां भी शायद अब कहीं इससे पीछे नहीं रह गई हैं इन व्यसनों से। तो लेकिन आपने सही बहुत अच्छा मुद्दा लिया है इस पुस्तक में, और बिल्कुल सही बात कही है कि एक समय के बाद ये सब चीज़ें और वो इंसान भी महत्वहीन हो जाता है। तो दूसरी आपकी पुस्तक है वट वृक्ष। इसके बारे में थोड़ा सा हम। वट वृक्ष का तात्पर्य मैंने ये कि जैसे कुछ बड़ी बहनें या बड़े भाई उसमें शामिल होते हैं, इतना माने कर्तव्य का अपने, अभी तो बहुत कम ये सब उदाहरण देखने मिलते हैं क्योंकि आजकल के लोगों के मन में की जिंदगी से त्याग शब्द गायब हो गया है। हाँ और पहले लोगों के हृदय में, मन में जो है त्याग शब्द की भावना की
प्रधानता रहती थी, जिम्मेदारियां भी रहती थी। तो कई बड़ी बहनें या बड़े भाई जो हैं वो अपने घर अपने भाई बहनों के लिए अपनी खुशियों को न्यौछावर कर देते थे और उनकी छत्र छाया में जो है वो लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते थे। तो वट वृक्ष मैंने वही एक कि भाई वो पूरा काम करती है, वो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देती है, लेकिन उसके नीचे जो हैं जिंदगियां जो हैं वो बन जाती हैं, उन्हें वो बना लेती है। तो जिस तरीके से वट वृक्ष जो है अपनी छाया में बहुत से लोगों को शरण देता है, उसी तरीके से घर में वह व्यक्ति जो है वट वृक्ष साबित होता है, जो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है और त्याग का महत्व समझता है। बिल्कुल। और सही बात कही है आपने कि आजकल लोगों की जो है, हम लोगों की ये जो नई पीढ़ी आ रही है इसमें जो है त्याग शब्द जो है वो विलुप्त हो चुका है, धैर्य शब्द विलुप्त हो चुका है। लोगों में ना धैर्य है, ना सहनशीलता है, ना वो त्याग करना चाहते हैं। तो कहीं हम ना लोग कहीं अपने का कारण ये है, स्कूलों में भी ना नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया है। मतलब पहले जो है जो हम पढ़ते थे उसमें भी हमें बहुत सी हिंदी में भी जो पढ़ते थे तो उसमें भी हमें नैतिक शिक्षाएं मिलती थी। लोगों की इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनियां हमें पढ़ने मिलती थी कि उन्हें देख के भी हमें कुछ करने की जो क्या बोले फिल्में जो बनती थी वो भी उद्देश्य पूर्ण बनती थी। और बिल्कुल। अब जो है तो अब जो लोगों का उद्देश्य है वो कला के क्षेत्र में भी केवल पैसा कमाना, प्रसिद्धि और पैसा कमाना, ये जो उद्देश्य है यह खतरनाक है। यह उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन पहला उद्देश्य जो है वह समाज सुधार का उद्देश्य प्रधान होना चाहिए, जो आज के जीवन में नहीं है। तो पहले हमें फिल्में भी वैसी ही देखने को मिलती थी जिसमें त्याग दिखाया जाता था, जी। तो बच्चे जो है वैसा ही करना चाहते थे। आज हमें फिल्में भी वैसी ही दिखती हैं जिसमें स्वार्थ को महत्व दिया जाता है। तो निसंदेह जो है वो मनुष्य भी धीरे धीरे जो है स्वार्थी हो जा रहा है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है, सिर्फ अपने से मतलब बाकी किसी से नहीं। और यही बिल्कुल। कारण है कि माता पिता वृद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। ये एक जो हमारी फिल्में हैं ये एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे युवा वर्ग को जो है प्रभावित कर रही हैं। प्रभावित आजकल है। की जो फिल्में हैं उसमें जो नकारात्मक किरदार हैं उसको हीरो की जो हम संज्ञा दे रहे हैं वो हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा खराब कर रही है, हमारी पीढ़ी को खराब कर रही है। क्योंकि हमारी 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो अब विलन बनना चाहते हैं। अब वो हीरो बिल्कुल। बनकर किसी की भलाई नहीं करना चाहते, अच्छा नहीं करना चाहते। अब वो विलन बनना चाहते हैं, सबसे बदला लेना चाहते हैं, लोगों को मारना पीटना चाहते हैं। तो हॉलीवुड। प्रेम का वास्तविक अर्थ भूल गए, प्रेम हाँ। का वास्तविक अर्थ भूल गए। यदि जिंदगी भर लोग बोल नहीं पाते थे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, और यहाँ तो यदि कोई शादी करने से इनकार कर देता है तो वह प्रेमी उसे मार देता है। यह किस तरीके का प्रेम है? तो जी। इसे तो किसी भी तरीके से प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम का अर्थ केवल पाना रह गया है, देना, सामने वाले की खुशी, इसका कोई मतलब नहीं है प्रेम में। त्याग शब्द गायब हो गया है। त्याग शब्द गायब है, धैर्य शब्द गायब है, लोग सहन नहीं करना चाहते किसी को भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारी फिल्मों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और दूसरा मैं शायद ऐसा मानती हूँ कि पहले अभाव बहुत थे, इतने हाँ। संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो शायद रिश्ते भी मजबूत थे और लोगों में ये गुण भी थे। क्यों? क्योंकि अभाव हमें सहनशीलता सिखाते थे। लोगों सही के बात। पास एक चीज से ही सारे भाई बहन गुजारा कर लेते, एक जर्सी से सारी फैमिली जो है, बच्चे बड़ा छोटा छोटा सब सारे पहन बांटना लेते थे। हाँ। बांटना जानते थे, एडजस्ट बांटना करना जानते थे। जानते थे। बिल्कुल। और अब बच्चे, हम अब हमारे एक एक दो दो बच्चे होते हैं और शायद उनको भी हम दुनिया भर का सब कुछ देना चाहते हैं, और वो बच्चा भी अपने एक खिलौने को शायद अपने पड़ोसी या अपने किसी कजन के साथ बांटता नहीं है। वो रोता है, पीटता है, कलेश कर देता है, लेकिन वो बांटता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जो चीजें हैं, हम माँ बाप की भूमिका भी जो है शायद वो कहीं ना कहीं गलत निभा रहे हैं। है। बिल्कुल। सभी सभी के लिए कोई भी बात लागू नहीं होती। वो। अभी भी हाँ। हाँ अभी भी, लेकिन संख्या ज्यादा हो गई है। जी। हाँ, ऐसा करने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन बिल्कुल। अभी भी यदि हम अपने बच्चे
के मन में अच्छी भावनाएं भरते जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमें दिखता है। बिल्कुल और संस्कार संस्कार जिसे कहते हैं, ये अच्छे संस्कार जो है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो कोशिश करके हम अपने बच्चे को बुरे वातावरण से बचा सकते जी हैं। बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि कोई भी कानून जो है वो किसी भी अपराध पर रोक नहीं लगा सकता, अगर अपराधों पर रोक लगानी है तो वो केवल हमारे संस्कार हैं, संस्कार ही नैतिक अपराधों को रोक सकते हैं। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल किसी भी तरीके का उपाय करने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी गलत काम को करने के लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं है। केवल बचपन से बच्चे को नैतिक शिक्षा देने की जरूरत है। बिल्कुल। और तभी। स्कूल में से भी ये चीजें गायब हो गई हैं, तो जी बिल्कुल। सरकार को बहुत इस ओर ध्यान देना चाहिए जी कि नैतिक शिक्षा को एकदम अनिवार्य करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, माता पिता को, और जो अध्यापक हैं उनको भी अपनी भूमिका जो है इसमें एक निभाने का बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो बिल्कुल, इससे जो अपराध हैं, जो भी समस्याएं हैं हमारे आज के युग में, जो आज की पीढ़ी में जन्म ले रही हैं, उन सब पर एक रोक लगाई जा सकती है। तो इसके साथ ही आपकी जो है एक भजन जो संग्रह है वो भी आया है, आशांजलि। तो इसमें कितने भजन हैं, और आपने मतलब इसकी इसकी यात्रा आपकी कैसी रही? इस आशांजलि को आपने किस तरीके से जो है इसको बनाया? जब तक मैं स्टेट बैंक क्लेरिकल में थी, तब जी मुझे समय मिल जाता था कार्यक्रमों में जाने के लिए। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि मैं प्रमोशन नहीं ले रही थी, लेकिन यह हुआ कि यदि हम प्रमोशन नहीं लेंगे तब भी हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा 150 किलोमीटर की दूरी पर। तब फिर मैंने प्रमोशन लिया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर प्रमोशन लेके जाएं। लेकिन प्रमोशन लेने के बाद जो है वो फिर मैं बाहर के कार्यक्रमों में जाने के लिए समय नहीं दे पाई, तो मुझे छोड़ना पड़ा, मतलब उस लाइन से मुझे हटना पड़ा। तो मैंने लिखना तो नहीं छोड़ा, लेकिन फिर मेरे मन में ये ख्याल आया, धार्मिक विचारों की तो बचपन से ही हूँ, भजन गाती रही हूँ, और हमेशा मन लगता रहा है उस चीज में। लेकिन उस समय मैंने सोचा कि क्यों मैं किसी व्यक्ति का ही गुणगान करूं, जी। क्यों ना मैं ईश्वर का गुणगान करूं। जब बहुत खूबसूरत बात आता है। है, और ईश्वर से ज्यादा तो मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ, तो प्रेम के मामले में भी मैं केवल व्यक्ति का ही गुणगान क्यों करूं, ईश्वर का गुणगान क्यों ना करूं। इसी भाव को मन में रख करके कि इससे मेरा लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, ऐसी भावना को मन में रख के मैंने भजन लिखना शुरू किया। और 200-250 भजन मैंने लिखे हैं, और सारे भजन बहुत अच्छे तरीके से गाए बजाए जा सकते हैं। 8 भजनों की रिकॉर्डिंग शूटिंग कराई है, और यूट्यूब में है उपलब्ध। मैं आपको भी डालूंगी, आप देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जी बिल्कुल। डिवोशनल भजन, हाँ, डिवोशनल भजन भक्ति की आशा, इस नाम से है मेरा जो, मतलब बहुत यूट्यूब में जो खूबसूरत, बहुत चैनल खूबसूरत। है। तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी आप सुनेंगे तो। और मैं युवा वर्ग के लिए एक संदेश देना चाह रही थी, वो ये कि युवा वर्ग जो है, देखिए, हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो जो भी है पड़ोसी देश, या जो भी हमारा दुश्मन है, वह हमसे यदि परोक्ष रूप से नहीं जीत पाता है, तो वह हमसे अपरोक्ष रूप से जीतने की कोशिश करता है। अपरोक्ष रूप से जीतना मतलब हमारे देश के युवा वर्ग को खोखला करता है कि ड्रग्स वगैरह, या उनको बुरी आदतों में फंसा करके, या मतलब दवाइयों को मुफ्त में उनको पहले मुफ्त में उपलब्ध करा के फिर उनका आदी बना करके वो हमारे देश को अंदर से खोखला करना चाहता है। तो हमारा जो युवा वर्ग है उसे भटकना नहीं चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं देना चाहती हूँ। स्वागत तो है, स्वागत है। मेरे सुनेगा, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो युवा वर्ग है इस सच्चाई को समझे, और लोगों के भड़कावे में ना आए, भ्रमित ना हो, मेरा कहना है। खून, कुछ बच्चे जो हैं वो लोगों के भड़कावे में आकर के आतंकवादी भी बन जाते हैं, तो उनके लिए मेरा कहना है, खून की ना खेलो होली, संभल जाओ तुम, अरे अब भी समय है, विष भरी ना बोलो बोली, संभल जाओ तुम, अरे अब भी समय है, खून की ना खेलो होली, संभल जाओ तुम, अरे अब भी समय है, क्या नहीं
तुम जानते इसका दुष्परिणाम। आज राधा खो गई, कल खो गया था श्याम। आज घर उनका जला, कल जाओगे तुम गुम। अरे अब भी समय है, खून की ना खेलो होली, संभल जाओ तुम। अरे अब भी समय है। आंसुओं से रिश्तों को भर देते हो अक्सर, आंसुओं से रिश्तों को भर देते हो अक्सर। क्या नहीं तुमको जरा भी उस खुदा से डर, देख कर तुमको हो जाती धड़कने क्यों थम। अरे अब भी समय है, खून की ना खेलो होली, संभल जाओ तुम। अरे अब भी समय है, विष भरी ना बोलो बोली, संभल जाओ तुम। अरे अब भी समय है। दिग्गजों के हाथों का बनते खिलौना हो, दिग्गजों के हाथों का बनते खिलौना हो। काम तुम उनके लिए करते घिनौना हो, काम तुम उनके लिए करते घिनौना हो। स्वान की तरह हिलाते तुम हो अपनी दुम। अरे अब भी समय है, खून की ना खेलो होली, संभल जाओ तुम। अरे अब भी समय है, विष भरी ना बोलो बोली, संभल जाओ तुम। अरे अब भी समय है। बहुत खूबसूरत और हमारे युवा वर्ग के लिए बिल्कुल बहुत ही प्यारा इसमें संदेश है। और जैसा कि आपके परिचय से मुझे प्राप्त हुआ कि आप अनेक स्तर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है काव्य पाठों में भी जा चुकी हैं, और दूरदर्शन और अन्य प्रोग्राम्स में भी आपका आना जाना रहा है, वहाँ पर भी। आकाशवाणी में भी जाती रही, आकाशवाणी से भी मेरे कविताओं का, गीतों का, कहानी का भी प्रसारण होते रहा। जी, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। और नारी सशक्तिकरण शायद मुझे कहीं ना कहीं, मतलब मेरा बड़ा मानना है इस चीज़ को लेकर के कि वो जो लड़कियां जो मतलब नहीं समझती हैं और बस उसका झंडा लेकर दौड़ पड़ती हैं, जिन्हें स्वतंत्रता स्वच्छंदता में अंतर नहीं पता है, और जो कहीं ना कहीं अपने अधिकार भी नहीं जानती हैं, कर्तव्य भी नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी बस छूट चाहती हैं कि हमें मिले। तो मुझे लगता है ऐसी लड़कियों के लिए इस तरह का की जो उदाहरण है, जैसे कि मैम आप हैं कि आपने अपनी नौकरी भी की है और साथ में आपने जो है अपने शौक को भी पूरा किया है, और शौक भी आपने ये नहीं है कि कोई फूहड़ता लिख दी है, आपने बहुत सुंदर और इतने खूबसूरत भजन लिखे हैं, इतने प्रेरक गीत लिखे हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए आप मैम सच में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज आप सच में आपसे मिलकर मुझे आपको सुनने का मौका मिल रहा है। और इसके मुझे साथ ही अब मैं मुझे भी आगे मैम स्वागत है आपका। तो अब आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरी जो लेखन के दौरान आपने जो है, आप नौकरी पेशा भी रही, फिर आपने लेखन भी किया, परिवार भी संभाला, तो इस सब में मुख्य रूप से आपने किन चुनौतियों का सामना किया? जैसा सभी नारियां करती हैं, चुनौतियां तो वही रहती हैं। बच्चे का पालन पोषण करने में भी वही चुनौतियां आती हैं, और ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैंने अपने बच्चे को जिस तरीके से रखना चाहा, जिन विचारों का बनाना चाहा, मेरा बेटा उन्हीं विचारों का है। तो इस बात की मुझे खुशी है। परेशानी तो होती है, यदि हम 4 काम करने का मादा रखते हैं तो घर के लोग भी 2 काम में हमें सहयोग जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पहले हमें 4 काम करने की ताकत दिखानी पड़ेगी, फिर घर के लोग धीरे धीरे, धैर्य भी रखना पड़ेगा, हम अपने प्रति उनके मन में विश्वास भी जगाना पड़ेगा। एकदम से कोई काम नहीं होता। पतिदेव शुरू से ही किसी बात में सहयोग नहीं देते हैं, क्योंकि सब अलग अलग उससे आए रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है, उनके मन में जब विश्वास गहरा हो जाता है और हम जो है अपने काम में लगन से लगे रहते हैं, तो निसंदेह एक दिन ऐसा आता है कि पति देव स्वयं कहते हैं कि तुम अपने मन का काम करो। जी,
बहुत खूबसूरत बात है और आपने सच में बहुत ही जो है प्यारा आपने लिखा भी है और आपका जीवन भी मुझे लगता है इसी तरीके का रहा है कि आपके बच्चे भी जो है आपके मन मुताबिक बन पाए। संघर्ष के बिना तो कुछ भी हासिल नहीं होता। संघर्ष तो करना पड़ता है, और खासकर लड़कियों को विशेष रूप से, क्योंकि हम माँ भी हैं, तो भावनाएं जो हैं हम में ज्यादा हैं, भावुक भी हम अम, मर्दों की तुलना में हम भावुक भी ज्यादा रहते हैं। तो वो तो होता है, लेकिन संघर्ष का नाम ही जीवन है। और जितनी परेशान, देखिए, आप जितनी सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे, जितना थकेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उसके बाद जो देवी जी का दर्शन होता है, उस समय हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हमारे आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। उस दर्शन में जो आनंद आता है, आप सीधे सीधे मंदिर में जाके दर्शन कर लेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। तो संघर्ष के बाद जो चीज मिलती है, उसका आनंद ही अलग है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। तो इसके साथ ही अब आगे मैं आपसे जो है हमारे नए जो लेखक हैं, जो अभी लेखन शुरू कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही संदेश है कि धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें और सरल रास्ता ना खोजें। बहुत जल्दी किसी भी कला के क्षेत्र में, किसी भी कला के क्षेत्र में, कोई भी कला जो है रियाज मांगती है। मैं बार बार कहती हूँ कि सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बहुत जल्दी हम कोई चीज हासिल कर लें, छोटे रास्ते से चले जाएं या किसी तरीके का अप्रोच लगा के उस चीज को पालें। जैसे आजकल सम्मान पाने की लोगों में होड़ लगी हुई है कि पैसा देकर के भी सम्मान मिल जाए, तो वो सम्मान किसी को पता हो ना हो, तुम्हें स्वयं को तो पता है कि यह सम्मान तुम्हें किस तरीके से मिला। तो जो बिना किसी पहचान के, बिना किसी को 1 रुपया दिए यदि तुम्हें सम्मान मिलता है, तो उस सम्मान का मान जो तुम्हारे अंदर में रहेगा, वो सम्मान किसी भी गलत तरीके से यदि तुम प्राप्त करोगे तो वो पाने पर नहीं मिलेगा। तो गलत रास्ता, छोटा रास्ता, चाहे वो कला का कोई भी क्षेत्र हो, नहीं चुनना चाहिए। और लालच में और महत्वाकांक्षा में, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, अंतर जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है और बहुत बड़ा अंतर रहता है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी आपने बात कही है। छो, हाँ, छोटी गली, सकरी गली नहीं पकड़नी चाहिए। बिल्कुल। तो आगे जो है अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी एक ऐसा कुछ रहा कि जो आपने महसूस किया हो कि आपसे छूट गया? अब छूटने के लिए तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो ये जो लिख के गए हैं, तो यह तो अक्षरशः सत्य है। तो ये तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, पूरा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यास हमेशा बनी रहनी चाहिए। और तभी आदमी कुछ करेगा और आखिरी तक सीखता रहेगा, यदि उसकी प्यास बाकी रहेगी तो। और जिस दिन भी हम ये सोच लेंगे कि अब हमारा तो सब हो गया, तो उस दिन फिर हम प्रयत्न करना छोड़ देंगे और फिर नीरस हो जाएगा जीवन, ऐसा मुझे लगता है। और इस शौक का सबसे अधिक उपयोग बुढ़ापे में ही है, क्योंकि इस वक्त जो है, आदमी यदि अपने आप को खुश रख सकता है, तो यह विधा बहुत काम आती है। और यह विधा केवल बुढ़ापे में तो आती ही है, सबसे अधिक महत्व बुढ़ापे में है इस चीज का। लेकिन जिंदगी में कभी भी इस विधा का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हम कभी बोर नहीं हुए, कभी भी किसी भी समय हमें हमेशा समय कम पड़ा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कभी जीवन में ये नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं तो हम क्या करें। हमेशा हमें लगा कि अरे हमें इस चीज के लिए, हमारे इस काम के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, या हमें हमेशा समय कम पड़ा। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। और समय किस तरह निकल गया हमें पता नहीं चला। और दुख हो तो भी हम लिखते हैं, सुखानुभूति होती है तो भी लिखते हैं, दुखानुभूति होती है तो भी लिखते हैं। तो उसके कारण मन की जो पीड़ा है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आ जाती है तो निसंदेह मन हल्का हो जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि जब ईश्वर के पास जाऊंगी, तो मन में कोई भी बात मन के अंदर नहीं रहेगी, सारी मन के बाहर आ जाएगी। और ईश्वर भी चाहते हैं कि हम कोरी चुनरी लेके उनके पास जाएं। बहुत खूबसूरत बात। और आपके विचार सच में बहुत नेक हैं आशा जी। सच में आपका जो नाम है वो मुझे लगता है बिल्कुल सार्थक है, और आप पर आपके माता पिता ने आपका नाम सच में आशा जी सही रखा है। मतलब आप बिल्कुल उस नाम को जो है सार्थक कर रही हैं। और सच में बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं, और हम सब धन्य हो गए आज आपको सुनने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ये पूरा जो साक्षात्कार है, जो भी सुनेंगे
वो कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे उनके जीवन में। अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी हमारे इन विचारों से बदलाव आता है तो हमारा ये जो साक्षात्कार है ये करना जो है वो सफल हो जाएगा। मैं और जब कहानियां लिखती थी और जब कहानियां समाचार पत्रों में प्रकाशित होती थी तो मेरे पास उस समय बहुत से पत्र आते थे। तो उसमें बहुत से पत्र ऐसे लिखे रहते थे कि आपकी ये कहानी पढ़ करके हमने अपने जीवन में ऐसा किया तो हमें हमारे साथ यह अच्छा हुआ। तो वो जो सुखानुभूति होती है कि हमारी मेहनत से यदि किसी का थोड़ा सा भी जीवन बदल जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। और इसके साथ ही अब जो है हम क्योंकि अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो अब हाँ, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश दें। मैं तो शुरू से संदेश ही देते चली आ रही हूँ और बस वही संदेश है कि लड़कियों को छूट का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन लड़कियों उन विदुषियों के बारे में सोचना चाहिए लड़कियों को जो योग्य थी उसके बावजूद उन्हें जो है आगे बढ़ने नहीं मिला। एक समय ऐसा था। तो आपके तो चारों तरफ उन्नति के दरवाजे आपके लिए माता पिता ने सबने खोल दिए हैं। तो आपको तो ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए और कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इसी तरीके से स्वतंत्रता को लड़कियां स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझती रही तो ऐसा ना हो कि फिर से हम उसी स्थिति में आ जाएं और हमारे माता पिता जो है हमें घर से बाहर ना जाने दें या हमें योग्य होते हुए भी हमें आगे ना बढ़ने दें। तो मेरा खासकर लड़कियों से विशेष रूप से, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि समझदारी का ठेका लड़कियों का है और लड़कियों को बहुत अधिक समझदार होना चाहिए, लड़कों को भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि किसी भी परेशानी का सबसे अधिक प्रभाव हम लड़कियों के जीवन में पड़ता है, तो इसलिए हमें जो है इस अंतर को, लालच और महत्वाकांक्षा के अंतर को जरूर समझना चाहिए। और अपने घर में यदि हम माँ हैं तो अपने लड़कों को भी सद्विचारों का, अच्छे विचारों का बनाना चाहिए ताकि वह दुनिया में किसी बुराई का कारण ना बने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और हमारा अगर युवा इसी तरह से जो जिस रास्ते पर अभी चल रहा है अगर इसी पर रहा तो ये जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, स्वविनाश जो है अपना कर लेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हमारी पीढ़ी को, हमारे युवा को जो है अपना थोड़े अपने तौर तरीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और क्योंकि अब हम अंत की तरफ जा रहे हैं तो अब विदा लेने का समय आ गया है। बातें तो हमारी खत्म नहीं होंगी और हमारा मन भी नहीं कर रहा है। आशा जी इतनी प्यारी बातें कर रही हैं लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो आशा जी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मत सोच कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। मत सोच कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। और जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। आशा जी बहुत आज हमें आपसे मिलकर जो है बहुत 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 प्रेरणा मिली है, बहुत सकारात्मक विचार मिले हैं और बिल्कुल हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल चार्ज हो गई है। बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी मुझे भी तुम्हें इंटरव्यू दे करके तुम इतने अच्छे तरीके से तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया कि मैं भी हमेशा याद रखूंगी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतने अच्छे तरीके से तुमने मेरी भावनाओं को समझा। तो निसंदेह मैं भी तुम्हें तहे दिल से इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम दर्शकों आभारी हैं आपके, हमारा मंच आपका आभारी है। अगर आप साहित्यकार नहीं होंगे तो हमारा मंच जो है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारा मंच निरर्थक है आप लोगों के बिना। तो हम दोनों बिल्कुल एक आपके दूसरे आभारी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक सुनने वाला है। भी सुनाने वाला भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अब हम विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहाँ पर हम फिर से मिलेंगे किसी जाने माने साहित्यकार के साथ जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा सुअवसर मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद।